मुझ में रहने के लिए अगर कोई जाए तो उससे आप भी नहीं रोक सकते। मेरा अख्तियार तो मेरे अपने पर था, मुझ पर भी प्रेशर था। मुझे भी बाज़ मेरे कारकुन भी कहते थे कि जी 3 साल रहने दें, ये मैं आपको पंजाबी में जी 3 उसको 3 साल रहने दें। पहले ही असी बड़े मारे गए 3 साल रहने थे, असी पोजिशन ना कर सकते जाओ। लेकिन मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने इस्तकामत दी, सूझबूझ दी, जज्बात में भी नहीं आए हमने। और आज मैं अपने लीडर खान का साथ देने पर मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ। मुझे ये भी फ़ख्र है कि उन्होंने जब हम साथ गए सबसे पहले मुझे कहा कि फ़ारूक आप लीडर ऑपोजिशन हो गए। बिल्कुल ये बात है। जी बाकी पार्टी की गद्दार है नहीं, मैं देखें जी पाकिस्तान में गद्दारी का सर्टिफिकेट आज़ाद कश्मीर मैं नहीं कहता। मैं कौन हूँ, मैं किसी को गद्दार कहने वाला कौन हूँ। मैं तो ये भी कहता हूँ कि जब ये कहा गया था कि राह फंडिंग करती है या ये राह के एजेंट है, मैं समझता हूँ वो बात भी गलत थी। कोई आज़ाद कश्मीर में राह की फंडिंग का इस अवामी तहरीक में कोई बंदा ऐसा नहीं था, कोई बिल्कुल गलत है। मैं किसी दूसरे मुझे क्या याद पहुँचता, मैं किसी को सर्टिफिकेट देता फिरूँ। इसलिए मैं अपनी बात करूँगा। हम जो 6-7 रह गए थे, चौधरी मकबूल को बाद में इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने फारिग कर दिया, हम 6 रह गए। बस ये बल्कि आपको तो अप्रिशिएट करना चाहिए कि हम 6 अपने। अच्छा फिर ये बात भी थी कि अगर मैं इस्तीफ़ा देता, अगर जाता, फिर मुझे अपनी सीट से इस्तीफ़ा देना चाहिए था। तो मैं सच्ची बात है 2 साल के बाद मैं इलेक्शन लड़ने की पोजीशन में नहीं था। जैसे वनडे क्रिकेट में आपका टारगेट होता है कि आप पूरे ये 40-50 ओवर को सामने रखते हैं, तो हम भी सियासी कारकुन ने अपने हल्के के मसाइल को 5 साल सामने रख के करते थे। तो मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी मैं 2 साल के बाद इलेक्शन लड़ता। मैंने बेहतर यही समझा कि अपने जिस कायद के टिकट पर मैं आया हूँ उस कायद का मैं साथ दूँ, उसे कम से कम बिट्रे ना करूँ। ब्यूरोक्रेसी का भी सवाल था इसमें। जी ब्यूरोक्रेसी का भी सवाल था जी कि ब्यूरोक्रेसी में पिंडी डिवीजन को चलाने के लिए एक कमिश्नर है। हाँ वो बात आए। फिर आज़ाद कश्मीर ये जब 47-48 में हुकूमत बनी थी, फिर यहाँ सदर की ज़रूरत नहीं थी, सदर था उसको। फिर आपको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट बनाने की ज़रूरत नहीं थी। मैं मानता हूँ हम पिंडी डिवीजन से भी छोटे हैं, लेकिन अगर आप एक तरफ कश्मीर की बात करेंगे, आपने से नाम क्या था, आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर, आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर। तो जनाब आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर रकबा मैटर नहीं करता, फिर आबादी मैटर। फिर तो 45 लाख हैं, 45 लाख में 20 लाख बाहर हैं, 10 लाख बरतानिया में, 10 लाख मिडल ईस्ट में, हम तो 25 लाख फिर वहाँ पे रहते हैं। फिर 25 लाख पे तो मेरे ख्याल एक तहसील बनती है पाकिस्तान की। ये चूँकि सिम्बॉलिक हुकूमत है, तहरीक आज़ादी कश्मीर की कामयाबी, आपकी सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सर्विस ट्रिब्यूनल है, आपका मुतसिब का अदारा है, वज़ीर आज़म है, सदर है, असम्बली है, कश्मीर कौंसिल है, पूरा ढांचा आपने वो बनाया हो ना कि आपको हम दर्ज इसलिए नहीं देते कि हम खुद के कि मैंने ये कहा कि आप मुतहद रहें। आप चूँकि एक ऐसे स्टेशन पर रहते हैं कि जहाँ से आपकी आवाज़ पूरी दुनिया में सुनी जाती है। 2 खरब का बजट भी तो ये खाते हैं जी, 2 खरब का बजट भी तो ये खाते हैं। 2 खरब का बजट जो है वो सर उसमें ये है कि बेरोज़गारी आज़ाद कश्मीर इंडस्ट्री होनी चाहिए। आप लोग अगर फॉरेन एक्सचेंज ना भेजें तो मैं समझता हूँ। और फिर मैंने इस बार महसूस किया है कि मैंने ऐसे लड़के भी देखे। मैं एक सियासी कारकुनों में हर घर के माली हालात को जानता हूँ। मैंने उन्हें देख के मुझे खुशी हुई है कि ये बच्चे भी यहाँ पे आए। एक मुतवातर ब्रेन ड्रेन का सिलसिला जारी है और मुझे ये इस लिहाज से खुशी हुई है कि ये आपके साथ बच्चा बैठा है। मैंने कल इसे देखा है, इसने कहा मैं भी 6 महीने आ गया हूँ। मैं जानता हूँ कि मुझे खुशी हुई इसके आने की। आप लोग आएंगे कम से कम चले, और नहीं तो अपने ख़ानदान के लिए। अपने मुजफ्फराबाद के बच्चों ने अबोर अस्पताल में कोई कम से कम इसको तक 1 करोड़ रुपये की मशीनरी दी है, यहाँ आपस में चंदा करके। मीरपुर में दी। आज मैंने पढ़ा किसी जगह आज़ाद कश्मीर में CT स्कैन की मशीन दी है, ये आप लोगों ने दी है ना। आप लोग अगर बाहर ना आते तो आप ये कर सकते थे। नौकरियाँ वहाँ पे नहीं है, बेरोज़गारी बेइंतहा की बेरोज़गारी है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। इसलिए मैं समझता हूँ अगर वहाँ से आए तो हुकूमत का एक ढांचा है, अल्लाह करेगा कि वो कहते हैं ना कि आज़ादी की तारीखों में साल मैटर नहीं करते, आपका मौक़िफ़ कायम रहना चाहिए। अल्लाह करेगा कि एक न एक दिन आएगा कि आप मुजफ्फराबाद के लाल चौक में झंडा लहराएँ तो श्रीनगर के लाल चौक में झंडा लहराएँगे। आपको हुस्न ज़न रखना चाहिए।
जी बहुत शुक्रिया राजा साहब, थैंक यू वेरी मच टू ख्वाजा साहब कोई बात नहीं है, राजा फारूक नसी ख्वाजा फारूक राजा बन मेरे आपसे दो सवाल हैं, वो पाकिस्तान और आज़ाद जम्मू और कश्मीर के रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट में। पहला ये कि अच्छा मैंने समझा आप शायद इसे माइंड अप करने लगे। सवाल ये है सर कि अभी जो करंट हर बंदा ये कह रहा है, चाहे वो जर्नलिस्ट हैं चाहे वो हुकूमत है, एवरीबडी सेइंग कि ये जो करंट गवर्नमेंट है इसने इससे जो इंतज़ामात हैं या जो इसने जिस तरीके से अमल करना चाहिए था, ये जो करंट सिचुएशंस को इसने सही तरीके से टैकल नहीं किया। मान लेते हैं, हम भी मानते हैं, सारी दुनिया मानती है। आपसे सवाल यह है कि आप सीनियर रहनुमा हैं, अपोजिशन लीडर हैं, अगर आपकी गवर्नमेंट होती तो इस सिचुएशंस में किस तरीके से रिएक्ट करती, क्या फार्मूला पेश करती ताकि ये जो अभी करंट सिचुएशंस है ये ना होती। और सेकंड सवाल ये है कि ये जो अभी पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के दरमियान आपने भी शुरू में बात की कि एक जो डिवीजन नज़र आई है, ये डिवीजन सिर्फ और सिर्फ लोगों की नहीं है बल्कि तासुरात की डिवीजन है, ये ख्यालात की डिवीजन है। बहुत सारे मेरे भी ऐसे आज़ाद कश्मीर के दोस्त, मैं लाहौर से हूँ, मेरे भी आज़ाद कश्मीर के ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने पाकिस्तान का झंडा लहराना छोड़ दिया था, आज़ाद कश्मीर का झंडा ऊपर कर दिया उन्होंने। ये फीलिंग्स है अंदर से। अब ये जो फीलिंग्स क्रिएट हुई हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर में, वहाँ पे आज़ाद कश्मीर के अंदर वहाँ पे जो फीलिंग क्रिएट हुई है और जो ओवरसीज़ के अंदर हुई हैं, इसमें ख़ास तौर पे इमरान खान साहब को जो एक आइकॉनिक लीडर माना जाता है, तो आप उनके जो पैरोकार हैं, जो लीडर्स हैं, वो आज़ाद कश्मीर के अंदर और ये ओवरसीज़ कम्युनिटी के अंदर इस खलीज को किस तरीके से कम करेंगे? थैंक यू सो मच। सवाल जो है वो बराए मेहरबानी छोटा रखें। नहीं सर ठीक है, चलें जवाब छोटा नहीं सर, मैं एंजॉय करूँ सूरत को। आपका जो पहला सवाल है सर कि आप अगर होते तो आप क्या करते, मैं आपको एक मिसाल दूंगा। मैं 90 में मुमताज़ राठौर साहब की कैबिनेट में वज़ीर था, कोई आज़ाद कश्मीर यूनिवर्सिटी की हड़ताल चल रही थी और पिछले कोई 15-20 दिन से वो धरने पे बैठे हुए थे। हमारी जो आज़ाद कश्मीर यूनिवर्सिटी है, कैबिनेट में मलिक हबीब साहब हमारे IG होते थे, कैबिनेट में आए तो उन दोनों बयान शान भी दे रहे थे, ये सोशल मीडिया नहीं था। तो मुझे मुमताज़ राठौर साहब ने कहा जी कि फ़ारूक यार आपके हल्के में ये क्या है, हमारी गवर्नमेंट को बने हुए 1.5-2 महीने हुए थे, ये 90 की बात करता हूँ, ये क्या सूरत हाल हो रही है तो करें। तो मैंने कहा जी है, उठ जाएंगे। तो कहने नहीं उन्हें उठाएं तो उठा सकते। मैं कहा जी अभी मैं चला जाता हूँ, उठा लूँगा। मलिक हबीब साहब, मैं अब मिनिस्टर था, मलिक हबीब साहब ने एज IG इसकी मुखालफत की। उन्होंने कहा जी तो आप कर जाएंगे जी, आप मिनिस्टर हैं, वो कोई आपको अगर ये रुमाल बना लें, कुछ करें। तो मैं IG साहब की मुखालफत के बावजूद वहाँ गया जहाँ वो 40-50 बंदे बैठे थे। अब बात ख्वाजा फारूक की नहीं थी, IG साहब मौक़िफ़ था कि वज़ीर को नहीं जाना चाहिए, हो सकता है वो मुतशद्दिद हो। मैं वहाँ पे गया, मैं चूँकि 2 महीने पहले उसी शहर से मैं इलेक्शन जीता था, तो मुझे फिर इतना एतमाद ना होता, तो मैं गया, गाड़ी लगी तो एकदम वो हो गया कि भाई सरकारी गाड़ी आ गई है। तो बैठा तो मैंने जाते ही कहा, मैं कि यार कोई चाय पिलाओ यार। सामने खानी एक होटल है, मशहूर होटल है, सिम्बॉलिक होटल है, वो चाय आ गई। मैं कि यार बखानी बुलाओ। यानी मैंने फ्रेंडली माहौल पैदा किया और मैंने कहा जी आपके क्या मसाइल हैं, देखे पड़े। मैं क्या उठे, आप में से 1-2 बंदे आए और मैंने उठा लिया और उनकी हड़ताल उसी को ख़त्म की। ये मिसाल इसलिए मैंने दी कि बातें ख़त्म हो सकती थी। अगर मैं फिर कहूँगा यार चूँकि आपको मौका नहीं मिला तो आप इसलिए बात करते हैं, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, अगर हुकूमत चाहती, मैं अगर होता, मेरे हल्के में आ रहे थे, मैं MLA होता, मेरी हुकूमत होती, मैं वज़ीर ना भी होता, चूँकि तमाम का रुख मुजफ्फराबाद शहर की था, तो मैं उनके साथ मुलाकात करके, ये मामला ही कोई नहीं था। पहले मैंने कहा ना कि वो 10 रुपये 12 रुपये यूनिट पे तैयार थे, उसी वक्त 4 मार्च को ये हड़ताल ख़त्म हो सकती थी, आटे की सब्सिडी ख़त्म हो सकती थी। हमारी PTI गवर्नमेंट ने, क्यूम नई साहब ने सब्सिडी दी, अगर उसको सब्सिडी मिल सकती थी तो अब क्यों नहीं मिल सकती थी। हुकूमतें, रियासत कहती है एक माँ की तरह होती है, तो रियासतें लोगों को आसाइश देती हैं, न कि उन पर डंडे बरसाती हैं कोई। अच्छा फिर एक और गलती हुई सर कि आपने मुजफ्फराबाद की पुलिस कोटली पे आई थी, कोटली की मीरपुर की पुनछ,
जब आप और मैं एक दूसरे को जानेंगे तो आप भी लिहाज करेंगे, मैं भी लिहाज करूँगा। इसीलिए पुलिस वाले जो जख्मी हुए कि न कोटली वाले को पता था ये कौन है, न रावलकोट वाले को पता था ये कौन है। एक मिस हैंडल, मैं फिर बात करूँ कि सारा मसला मिस हैंडल हुआ और आईजी को इसीलिए तब्दील बाद में किया गया कि इस वजह से जो पुलिस वाले भी जख्मी भी हुए तो ये सर बात हुई है। और फिर इनके एक और सवाल कि कतन ऐसी बात नहीं है सर, हिंदुस्तान हमारा असली दुश्मन है, भारत हमारा असली दुश्मन है और हम समझते हैं कि इसको जो कुछ मकबूजा कश्मीर में कर रहा है। 4 साल कबल 5 साल कबल में कश्मीर गया था, मैंने वहाँ के जो हालात देखे वो उनको बयान नहीं किया जा सकता सर। जो हालात लोगों से सुने देखे, तो मैं 15 दिन वहाँ पे रहा हूँ। पाकिस्तान की तमाम तर कोताहियों के बावजूद, पाकिस्तान की हुकूमतों की मैं बात करूँ, हुकूमत में और रियासत में फ़र्क है सर। हम रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं हो सकते, हुकूमतों पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो सकते। मैं आज भी शहबाज शरीफ की हुकूमत के ख़िलाफ़ हूँ, मैं कल भी PDM की हुकूमत के ख़िलाफ़ था, लेकिन मेरा इख्तिलाफ अपने कायद से भी हो सकता है, लेकिन रियासत के साथ किसी का कोई इख्तिलाफ नहीं है सर। और ये जो छोटी मोटी गलतफहमी पैदा हुई है, ये विद द पैसेज ऑफ टाइम ये गैप पूरा हो जाएगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम सर, CNI न्यूज़ से मेरा ताल्लुक़ है। मेरे 2 मुख्तसर से सवाल हैं। एक सवाल तो ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज़ाद कश्मीर के एक शायर साफ़ी जो हैं उनका मुकदमा ज़ेर समाअत था, अब से भेजा था, जिसमें डिप्टी अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान की एक स्टेटमेंट जो अटारनी जनरल जो हैं उन मीडिया ने रिपोर्ट की है उनकी स्टेटमेंट, जिसमें वो कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर एक फॉरेन टेरिटरी है। दूसरा जो अहमद फरात शाह साहब हैं, उनका जो आज़ाद कश्मीर में इंसदाद दहशत गर्दी अदालत से ज़मानत मुस्तरद हुई है, मुकदमात की तफसीलात अगर आपके पास हैं, क्या आया कि उनको मौजूदा हालात के तनाज़ुर में एक शायरी जो आजकल सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल है, उस बेस पर उनको उठाया गया या किस वाले से मुकदमात हैं, इसका थोड़ी सी तफसीलात शेयर की। थैंक यू। जी, अहमद फरात साहब का जो मामला था वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो सवाल उठा, उनको ये कहना चाहिए अटारनी जनरल साहब को, पहले वो तारीखें पढ़ती रहीं। जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी साहब ने प्रेशर डाले रखा और कुछ ज़िम्मेदार लोगों को बुलाया तो उन्होंने अपनी जान छुड़ाई तो हुकूमत आज़ाद कश्मीर को ये तोक अपने गले में नहीं डालना चाहिए था, ठीक है, डाला। उनको ये कहना चाहिए था जब जस्टिस मोहसिन कैनी साहब की अदालत में केस पेश हुआ, उनको ये कहना चाहिए था जी कि चूँकि आज़ाद कश्मीर एक अलग टेरिटरी है, हुकूमत है, जैसा इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जुरिडिक्शन पेशावर में नहीं है, लाहौर में नहीं है, उनको ये कहना चाहिए था कि हमारी जुरिडिक्शन से वो मुलज़म जो है अहमद फराद हमारी जुरिडिक्शन से इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जुरिडिक्शन से बाहर चला गया। उन्हें अल्फाज का चुनाव उन्होंने गलत किया, उन्होंने जुरिडिक्शन के लफ्ज़ के बजाय उन्होंने कहा जी वो एक गैर मुल्की इलाका है, तो गैर रियासत है, क्या उससे ये तासुर उभरा कि शायद अटारनी जनरल को किसकी ज़बान होता है हुकूमत पाकिस्तान की, शायद उन्होंने कहा शायद हुकूमत पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ बदल लिया। वो मैं अगर उनकी जो वकील होता मैं ये कहता जी कि मुलज़म हमारी इतला के मुताबिक आज़ाद कश्मीर पुलिस की कस्टडी में है, हमारी जुरिडिक्शन में नहीं है, हमारी जुरिडिक्शन मुराद इस्लामाबाद की जुरिडिक्शन में नहीं है। और अब उनके खिलाफ वहाँ पे तो कि उन्होंने आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने अपने गले में डाल ली है, तो अब वो ज़ाहिर है उन्होंने एक केस दिया, वो केस उनकी आज जमानत कल रिजेक्ट हो गई है तो हाई कोर्ट में हो जाएगी, वो बेलेबल ऑफेंस है। लेकिन आपको पता है अगर यहाँ पे यौम तकबीर की छुट्टी की जा सकती है इमरान खान के केसेस को लटकाने के लिए, तो एक शायर बेचारे को 2-4-5 दिन मज़ीद जो है वो रखना कोई मुश्किल तो नहीं है, ये है। और उनकी बेलेबल ऑफेंस है, कोई ऐसी बात नहीं है। मेरे हिसाब में ज़मानत उनकी यहाँ से हो जानी चाहिए थी, लेकिन हाई कोर्ट से हो जाएगी ज़मानत। सरफराज मूसा साहब, आपने सियासी जवाब दे दिया, ये बात भी ये सर। सर सरफराज मूसा, रेजिडेंट एडिटर रोज़नामा कश्मीर एक्सप्रेस का और बना न्यूज़ मेरा अपना डिजिटल नेटवर्क है। बड़ा अच्छा लगा आपको, मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि बड़े कमल से आप सारे सवालों के जवाब दे रहे थे। मेरे भी ये जो सवाल है उसके 3-4 पहलू हैं। एक पहलू ये है कि आप यहाँ नुमाइंदा हैं कश्मीर के, जो बेस कैंप हुकूमत है उसके मकबूजा कश्मीर के तनाज़ुर में, तो बिलामूम जो कश्मीर की सारी स्ट्रगल है उसमें और बिलखुसूस जो उसका स्पेशल स्टेटस जो रिवोक किया गया था भारत की तरफ से, क्या आप आज़ाद कश्मीर की जो आपकी हुकूमत है
उसके किरदार से आप मुतमईन हैं। और फिर आप जो आज़ाद कश्मीर हुकूमत है, दूसरा जो पहलू है आपके मेरे सवाल का, उसमें आप सीनियर तरीन पार्लियामेंटेरियन हैं और बड़े अच्छे उर्दू में और सारा आपकी कारकर्दगी जो भी गिनवाई गई है। आप जब पिछली हुकूमत में वज़ीर बल्दियात थे, शायद PTI गवर्नमेंट में सीनियर तरीन वज़ीर थे, तो उस वक्त बल्दियाती इंतखाबात हुए थे और बल्दियाती नुमाइंदे हैं, उनको इख्तियारात और सारा वो बजट वगैरह वो कोई हमें नज़र नहीं आया उस वाले से। फिर तीसरा जो मेरा सवाल का वो पहलू है वो है, आप मुज़फ़्फ़राबाद के नुमाइंदा हैं, जो आपकी हल्का इंतखाब है वो डिविजनल वो सेक्रेटरीट भी है, वो अपने डिस्ट्रिक्ट जो उसका डिस्ट्रिक्ट भी है और पूरा कैपिटल सिटी है। तो जो एक MLA के जो अभी 1 अरब के हिसाब से जो MLAs को जो बजट तफवीज़ हुए हैं या उनके हवाले से कोई आपकी तफसीलात क्या हैं आपके अपने उस हल्का इंतखाब में जो उसके तरक्याती बजट के हवाले से। और एक हमारे ताकीन वतन का अक्सर सवाल रहता है कि हमारा एक चाकरियाम ब्रिज है, इसी तरह मुजफ्फराबाद में एक फ्लाई ओवर का प्रोजेक्ट है जो शायद नून लीग गवर्नमेंट में शुरू हुआ था, तो वो अभी तक पाए तकमील तक नहीं पहुंचा। दरमियान में आप भी जिम्मेदार रहे हैं, वज़ीर हैं, इस हवाले से आप थोड़ा और जो आप उसको बता दें, जो तरक्याती बजट है 1 अरब का, उसकी तफसीलात क्या हैं, वो कहाँ कहाँ आपके जो है उसके मनसूबे जारी हैं और कौन कौन से। सर मैं शुरू करता हूँ आपके आखिरी सवाल से जी। रियाम ब्रिज और फ्लाई ओवर। सर उसमें रियाम ब्रिज में जो मेरी मालूमात हैं टेक्निकल फॉल्ट थी, चाइनीज़ कंपनी की टेक्निकल फॉल्ट थी, वो अल्हम्दुलिल्लाह वो दूर हो गई हैं और उसका मेरे ख्याल है 15-20 दिन में काम शुरू हो जाएगा। अब आ जाते हैं 2 मुजफ्फराबाद के मनसूबे। हमारे इलेक्शन हुए सर जुलाई में 2021, 25 जुलाई 2021। जून 2021 में आउटगोइंग प्राइम मिनिस्टर ने 2 मनसूबों का संग बुनियाद रखा, एक फ्लाई ओवर का और एक शाह सुल्तान ब्रिज का। 1-1 लाख रुपया टोकन मनी रखी, जस्ट 1 लाख रुपये टोकन मनी, ठीक है, संग बुनियाद रख गया। शाह सुल्तान ब्रिज का सारा काम तनवीर इलियास साहब और क़यूम नियाज़ी साहब की गवर्नमेंट में हुआ और वो पर्सनली मैंने उस पर कई बार विज़िट किया क्योंकि वो शहर की ट्रैफिक की ज़रूरत थी और मौजूदा हुकूमत में पैसे उसमें 4 या 5 करोड़ रुपया रहता था, वो अनवार साहब ने दिए और उसका हिस्सा हुआ। बाकी सारा काम 1 लाख रुपये रखा गया था, सारा काम PTI की गवर्नमेंट में हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह वो दूसरा मनसूबा भी फ्लाई ओवर का था, वो भी 1 लाख रुपये। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो पैसा भी सारा हमारे वक्त में है। अनवार गवर्नमेंट में 3 या 4 करोड़ रुपये उसमें मिला है। वो ठेकेदार साहब तेज़ था, ये ठेकेदार साहब माठा है, तो माठा भी है और सियासी भी है, इसलिए उस पर हाथ। और अगर एक बार टेंडर कैंसिल किया जाए फिर वो कोर्ट में भी जा सकता है। रीटेंडरिंग का प्रोसेस इतना लंबा है कि 6-8 महीने। अब हमारी कोशिश है कि उसी को हम दम दिलासा दे के करें तो सितंबर तक ये भी पूरा हो जाएगा। अब आ जाते हैं फंड्स की तरफ से। मैं लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर था सर, फारूक हैदर साहब के वक्त में MLAs को 9-9 करोड़ रुपया मिलता था। मेरे लिए खुद एक अचंभे की बात थी कि 2 करोड़ रुपया MLA को कैसे मिलता था। ठीक है सर, मैं जब मिनिस्टर आया हमने 2 करोड़ नहीं दे सके, 6 करोड़ रुपया पर MLA को दिया। जो आज़ाद कश्मीर के थे उनको 6 करोड़ रुपया, जो माजरीन MLA थे उनको 2.5-3 करोड़ रुपया और जो स्पेशल सीट वाले थे उनको 1-1 करोड़ रुपया या 1.5 करोड़ रुपया। अगर पैसे हो जाते थे 1.5 करोड़ से मतलब 1 करोड़। 2 सालों की मैं बात करता हूँ। अभी तक ये जो है कि अरबों रुपये MLAs को मिल गए, 3-3 करोड़ रुपया हमें मिला है जिसमें मैं भी शामिल हूँ। जो 1 अरब वाला है वो नहीं, मैं बजट बताता हूँ ना। बजट है आपका, लोकल गवर्नमेंट का बजट है सर, मेरे वक्त में था 2 करोड़ 70 लाख। अगर टाइम हो तो मेरे थोड़ा सा और टाइम। एक पूरा क्वार्टर हमें शहबाज गवर्नमेंट आई, पूरा क्वार्टर हमारा चला गया। 1 क्वार्टर का बजट आपको मिला ही नहीं है। ठीक है सर, 5.5 अरब का बजट आपको नहीं मिला, हमारी PTI गवर्नमेंट थी। 5.5 अरब में से 73 करोड़ रुपया आपका लोकल गवर्नमेंट का हिस्सा बनता था, जिसका नतीजा ये निकला कि आखिरी अपनी हुकूमत के आखिरी जो साल था ना, 2 सालों में से मैं PTI गवर्नमेंट की बात करता हूँ, MLAs को 4 करोड़ 3.5 करोड़ रुपये मिला।
फिर जब अनवार साहब की गवर्नमेंट आई, गवर्नमेंट ने जो हमारे फंड PDM गवर्नमेंट रोके हुए थे इनको आए कि इन्होंने 3 करोड़ और 4 करोड़ रुपया दिया इस वक्त तक MLAs को मिला। जहाँ तक जाती ये क्रेडिट आप PTI को दें कि हमने तमाम तर मुख्तलियात के बावजूद हमने PC मांगी नहीं मिली, हमने FC मांगी हमें नहीं मिली, हमने अपने पुलिस पे डिपेंड करते हुए 2 डिवीजन में, मीरपुर डिवीजन में और पुंछ नंबरबाद डिवीजन में इलेक्शन कराए, 31 साल बाद इलेक्शन कराए। और ये भी ऑन रिकॉर्ड है कि कोई किसी जगह कोई लड़ाई मार कटाई नहीं हुई। हमने लोगों से अपील की कि भाई अब आपने पोलिंग स्टेशन की हिफाजत करनी है, तो और पुरअमन तारीख के पुरअमन इंतखाब हुए। वो जहाँ तक सर इस बात का तल्लुक है फ़ंड्स का, फ़ंड ये इदारे खुद जनरेट करते हैं। अभी हमने दिए उनको पैसे, इस गवर्नमेंट ने दिए पैसे, लेकिन ये फ़ंड्स खुद जनरेट करते हैं। उसकी मैं 2 मिसालें आपको दूंगा। मैं अपने हल्के की मिसाल देता हूँ, मैं बाहर की मिसाल नहीं देता। पटेका एक टाउन कमेटी है। मैंने जब रिकॉर्ड चेक किया तो पिछले 15 सालों से 2 भाई, ऐसे आप अंदाज़ा करें कि कितना मिस मैनेज हो रहा था, बैड गवर्नेंस थी। 2 भाई खुद ही हर साल 10% इजाफा करके वो ठेका ले लेते थे और 15 सालों में वो 22 लाख पे पहुँचे। कोई टेंडर नहीं होता था, 22 लाख पे पहुँचे। मैंने टेंडर किया पहले साल। आपका क्या अंदाज़ा है, मेरा आपसे सवाल है कितने में पहुँचे? टाउन कमेटी है। एक सर इसी के मैं 22 लाख पे पहुँचे 15 सालों में। अब मेरा आपसे सवाल है कि मैंने टेंडर किया, वो टेंडर नहीं होता था आपस में, पहले साल एक भाई लेता था, दूसरा भाई ले लेता था, 10% इजाफा करें। अब मेरा आपसे सवाल है कि टेंडर हुआ तो